कहानी शुरू होती है रात के टाइम। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। रोड पूरी भीगी हुई होती है। गैंगनम के एक कोरियन बीबीक्यू फूड स्टॉल पर सीन शिफ्ट होता है। वहां दो बुढ़े आदमी बैठे होते हैं। एक बुढ़ा बीबीक्यू फ्राई कर रहा होता है। फिर वो बोलता है, सच में बिजनेस इतना खराब हो गया? ये तो उस जॉइंट जैसा लगता ही नहीं जिसे मैं जानता था। फिर हमें बताया जाता है, इस बुढ़े का नाम ली योनजुन, एज 64, प्रेसिडेंट ऑफ जूवन इंक। ली योनजुन बोलता है, मेरा मतलब ये गैंगनम के बिल्कुल बीच में है। ये जगह तो प्रैक्टिकली एक गोल्ड माइन है। दूसरा बुढ़ा शांत रहता है और बोलता है, नहीं, अब वो जगह अपनी हे डे पार कर चुकी है। फिर दूसरे बुढ़े का इंट्रो आता है। नाम स्योक डोंग, एज 64, प्रेसिडेंट ऑफ बोंगसॉन इंक। ली योनजुन बोलता है, अरे कम ऑन, तू ये कैसे कह सकता है? ये मत कहना कि तुझे 10 साल पहले जो हुआ था वो याद नहीं। हमारे बापों ने उस प्लाजा को ब्लड बाथ बना दिया था, सिर्फ उस जगह के लिए लड़ते हुए। स्योक डोंग चुप रहता है, बस सुनता रहता है। थोड़ी देर बाद बोलता है, अरे यार, वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, आज क्यों उसे उठा रहा है? ली योनजुन बीबीक्यू पलटते हुए बोलता है, सीरियसली, अगर किसी के हाथ इतना जूसी स्टेक लग जाए तो उसे ढंग से ग्रिल करना चाहिए और उसका मजा लेना चाहिए। ये तो सिंपल कर्टसी है। स्योक डोंग बोलता है, हाँ, मैं भी कर्टसी के खिलाफ नहीं हूं। तू सोचता है मुझे ये सब पता नहीं? हमारे बापों ने जो कुछ भी झेला उसी वजह से मुझे और ज्यादा शर्म महसूस होती है। ली योनजुन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, पर तुझे पता है असली प्रॉब्लम क्या है? स्योक डोंग बोलता है, अब क्या? ली योनजुन सीधा बोल देता है, मैं उस बेवकूफ की बात कर रहा हूं जो जगह चला रहा है, तेरा बेटा। वही लड़का सारी प्रॉब्लम्स की वजह है। स्योक डोंग कुछ नहीं बोलता, बस सोजू पीता है। ग्लास नीचे रखकर बोलता है, और लो, फिर शुरू हो गया। अपने डॉक्टर और लॉयर बेटों के बारे में बोलने वाला है क्या? ली योनजुन बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था। बिजनेस बिजनेस होता है। अपने लड़के को पैसे और पर्दे के पीछे का काम संभालने दे। फिर ली योनजुन बोलता है, पर असली काम हमेशा किसी ज्यादा स्मार्ट आदमी को देना चाहिए। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? बड़ी कॉरपोरेशंस में ऐसा ही होता है। सेकंड जनरेशन बस पहली जनरेशन का कमाया हुआ पैसा उड़ाती है और थर्ड जनरेशन आते आते पूरी कंपनी बर्बाद कर देती है। स्योक डोंग बुढ़ा तुरंत बोलता है, तुझे क्या पता? तेरे अपने बच्चे तुझे कोई टेंशन नहीं देते। हो सकता है वो उस कर्स्ड थर्ड जनरेशन का हिस्सा हो, पर वो मेरा अकेला बेटा है। मुझे किसी तरह उसे आदमी बनाना ही पड़ेगा, लाइक फादर लाइक सन। फिर थोड़ा रुककर बोलता है, वैसे भी तुम दोनों होपलेस हो। स्योक डोंग आगे बोलता है, वैसे एक फेवर मांगना था तुझसे योनजुन। योनजुन बुढ़ा बोलता है, फेवर? स्योक डोंग बोलता है, क्या तू गीसक को थोड़े टाइम के लिए हमारी शॉप देखने भेज सकता है? योनजुन बुढ़ा हैरान होकर बोलता है, मजाक कर रहा है क्या? हमारा गीसक अकेला ही पूरा चियोंगदाम संभाल सकता है, और उससे भी ज्यादा। स्योक डोंग बुढ़ा बोलता है, इसीलिए तो मुझे उसकी मदद चाहिए। योनजुन बुढ़ा बोलता है, तुझे पता है गीसक ने सबसे पहला क्या किया था जब उसने हमारी शॉप्स मैनेज करनी शुरू की थी? स्योक डोंग बोलता है, क्या? योनजुन बोलता है, उसने सारे बेकार किस्कम को साफ कर दिया था। जिस पल वो तेरी शॉप में पैर रखेगा, तेरा प्यारा बेटा सबसे ऊपर होगा उसकी लिस्ट में। तू सोचता है मुझे ये पता नहीं था? स्योक डोंग थोड़ा भड़क जाता है, कमीने, मैंने तुझसे ये फेवर मांगा है। मेरे बाप के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। यही मेरी तरफ से आखिरी गिफ्ट होगा उसके जाने से पहले। मैं बस इतना चाहता हूं कि वो अपने पोते को कुछ बनता हुआ देख सके। फिर योनजुन बिड्ढा बोलता है, ये सब सोजू बोल रही है, बस कर ये बकवास और ये पोर्क राइंड खा ले। आज मेरी तरफ से ट्रीट है। बारिश अभी तक रुकी नहीं होती। स्योक डोंग योनजुन को सहारा दे रहा होता है। योनजुन बोलता है, अरे अपने हाथ हटा मुझ पर से। स्योक डोंग बोलता है, पर योनजुन, तू मेरी मदद करेगा ना? योनजुन बोलता है, तुझे हुआ क्या है आज? फिर योनजुन अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, ओए, तेरा बॉस काफी ज्यादा पी चुका है, इसे सीधा बेड पर ले जा, कहीं और पार्टी करने मत देना, सीधा घर चल, निकल। स्योक डोंग कहता है, सोच लेना योनजुन, समझा? योनजुन का बॉडीगार्ड उसे गाड़ी में बैठा देता है। गाड़ी के अंदर योनजुन सोचता है, ये बुढ़ा, लगता है बुढ़ापे में भी एक्टिंग और बेटर हो गई है। दूसरी तरफ स्योक डोंग को भी उसके बॉडीगार्ड गाड़ी में बैठा देते हैं। गाड़ी के अंदर स्योक डोंग सोचता है, कमीने, इतना डिफिकल्ट क्यों बनना पड़ता है इसे? दोनों बुढ़ों की मीटिंग खत्म हो चुकी होती है। उनके बॉडीगार्ड्स स्टॉल से सामान हटा रहे होते हैं। फिर दोनों गाड़ियां वहां से निकल जाती हैं, बारिश के बीच अपनी अपनी डायरेक्शन में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बड़ा मैंशन दिखाया जाता है। रात का वक्त होता है, लाइट्स जल रही होती हैं, सब शांत। फिर ट्रैफिक का सीन आता है।
एक गाड़ी के अंदर ड्राइवर आगे बैठा होता है। पीछे सीट पर एक आदमी फाइल देख रहा होता है। ड्राइवर बोलता है, सर लगता है हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, पर इस वक्त गांगनाम का ट्रैफिक बिल्कुल हेल होता है। पीछे बैठा आदमी कुछ नहीं बोलता, बस फाइल देखते रहता है। ड्राइवर फिर बोलता है, सर मुझे आगे से हमारे कम्यूट की थोड़ी टेंशन हो रही है। आदमी चुप रहता है, फाइल बंद करता है और खिड़की से बाहर देखता है। सीन शिफ्ट होता है, एक दूसरी बिल्डिंग के बाहर का सीन। 2 आदमी खड़े होते हैं। एक आदमी बोलता है, मुझे भी पहले लगा था वो मजाक कर रहा है, पर सुबह सुबह फिर कॉल करके मुझे दोबारा नैक किया। बोला अगर शॉप चल पड़ी तो हमें भी उसका एक हिस्सा दे देगा, इसलिए बोला ट्राई करके देख ले। दूसरा आदमी अभी भी चुप होता है, हाथ में फाइल होती है, उसी को देखता रहता है। फिर धीरे से बोलता है, बॉस आप श्योर हो मुझे चियोंगदाम भेजना चाहते हो? बॉस बोलता है, अरे अब सब पुरानी बात हो चुकी है, समझा? तू मुझसे ज्यादा जानता है, पर अब हम पहले जैसे खून खराबी नहीं कर सकते। जिंदा रहना है तो कभी कभी एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ेगी। दूसरा आदमी बोलता है, अगर ये काम आप मुझे ही दे रहे हो? बॉस बीच में बोलता है, हाँ मुझे पता है। इस आदमी का नाम ली जो योंग है। आदमी बोलना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए आगे से सिर्फ ली बोला जाएगा। बॉस बोलता है, प्रेसिडेंट ने खुद बोला है चाहे तू अपने तरीके से काम करे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ली सिर्फ बोलता है, समझ गया सर। ली बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है, बोलता है इस केस में मैं आज शाम से ही काम शुरू कर देता हूं। बॉस कुछ नहीं बोलता। ली बाहर निकलने लगता है, दरवाजे पर हाथ रखता ही है कि पीछे से बॉस बोलता है, गीसक। ली रुक जाता है, उसे समझ नहीं आता नाम क्यों लिया गया। बॉस बोलता है, मुझे यकीन है तू अकेला ही काफी है, पर याद रखना ये बिजनेस है, पर्सनल फीलिंग्स को बीच में मत लाना। ली पलटकर कोल्ड आइस से देखता है। अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है। ली गाड़ी से उतरता है, आसपास देखता है और बोलता है, वाह क्या नाम रख दिया है इस जगह का। एक आदमी आगे बढ़कर बोलता है, वेलकम सर। ली बोलता है, ये क्या हम 80s में आ गए हैं क्या? सबसे पहले तो इस साइन बोर्ड को हटाना पड़ेगा। ली ड्राइवर से बोलता है, तुम गाड़ी पार्क करो। सीन शिफ्ट होता है, एक और बड़ा मैंशन। अंदर एक लंबा डाइनिंग टेबल, वहां बीबीक्यू सर्व किया जा रहा होता है। सर्वेंट्स इधर उधर जा रहे होते हैं। ली की नज़र एक सर्वेंट के पैरों पर जाती है। सर्वेंट बोलता है, सर ये आखिरी डिश थी जो आपने ऑर्डर की थी, और कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। ली बोलता है, अभी बस खाना देख लेता हूं। बाहर से आवाज आती है, वेलकम सर, वेलकम सर। फिर हमें दिखाया जाता है कू जुन, एज 26, सियोगदोंग का बेटा और बॉस का ओनर। एक सर्वेंट आकर बोलता है, सर प्रेसिडेंट ने जिनके बारे में बताया था वो गेस्ट आ गए हैं। जुन बोलता है, कौन? सर्वेंट धीरे से जुन के कान में बोलता है, ईताबॉन से हैं। जुन बोलता है, ओह तो उन्होंने किसी को भेज दिया। मीटिंग का सीन आता है। जुन बोलता है, वेल देखो कौन आया है, सॉरी वेट करवाने के लिए, शाम को इस एरिया का ट्रैफिक काफ़ी क्रेजी होता है। फिर जुन अपने सर्वेंट से बोलता है, अरे खड़े क्यों हो, जाकर सर्विस शुरू करो। सर्वेंट बोलता है, जी सर। ली सब देख रहा होता है पर कुछ भी नहीं बोलता। जुन बोलता है, जो शेफ हमने इतनी मुश्किल से हायर किया है, कहते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। दिखने में खाना फैंसी लगता है पर फ्लेवर में कुछ खास नहीं। तुम्हें भी ऐसा ही नहीं लगता? ली कुछ नहीं बोलता, बस शांति से उसकी बात सुनता रहता है। तभी शेफ आता हुआ दिखाई देता है। शेफ बोलता है, बॉस आपने मुझे बुलाया? जुन बोलता है, हाँ आ गए, इस जेंटलमैन को हेलो बोलो। ली बोलता है, मुझे लगता है खाना काफ़ी लजीज था, थैंक यू। बस अफसोस ये है कि हम आप जैसे अच्छे शेफ को अपने किसी एस्टैब्लिशमेंट के लिए हायर नहीं कर पाए। शेफ थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, ओह थैंक यू सर, आप बहुत काइंड है। ली आगे बोलता है, वैसे प्राइसेस के बारे में ये आपने खुद डिसाइड किए थे? शेफ डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता। जुन बीच में बोलता है, मैं बता देता हूँ, यहाँ के प्राइसेस नॉर्थ से बिल्कुल अलग हैं। रियल एस्टेट हो या पर्सनल कॉस्ट, सब कुछ ज़्यादा महंगा है यहाँ। ली शांति से बोलता है, अगर खाना बहुत सस्ता होगा तो कस्टमर्स को सस्पिशियस लगेगा। शेफ को माफ़ कीजिएगा ऐसे फाइन कुजीन की प्राइसिंग पर सवाल उठाने के लिए, पर मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या बाकी लोग भी इस खाने की वैल्यू वही समझेंगे जो मैं समझता हूँ? इस तरह के खाने को अंडर प्राइस करना भी गलत होगा, पर मुझे लगता है रीजनेबल प्राइसिंग से ये और भी शाइन करेगा। शेफ धीरे से बोलता है, जी सर मैं एग्री करता हूँ। ली बोलता है, तो मुझे भरोसा है आप मेन्यू के लिए एक ज़्यादा सूटेबल प्राइस रेंज निकाल लोगे। शेफ बोलता है, जी सर। ली उठता है जाने के लिए, फिर रुककर बोलता है, और आप मैनेजर हैं ना मिस्टर किम योंग मिन? किम बोलता है, जी सर। ली बोलता है, क्या आपके पैर में कोई इंजरी है? किम बोलता है, जी आप क्या कहना चाहते हैं? ली शांत आवाज में बोलता है, सीधा खड़े हुआ करो
और नॉर्मल इंसान की तरह चला करो। क्या तुम चाहते हो कि गेस्ट्स को लगे ये जगह गुंडों के हाथ में चल रही है? किम घबरा कर बोलता है, नहीं सर। ली बोलता है, मैं आपको एक नया प्लेलिस्ट भेजूंगा, वही म्यूजिक प्ले करना, और जो अभी बज रहा है उसकी आधी आवाज़ पर। किम जरते हुए बोलता है, जी सर। ली आगे बोलता है, और सेंटर में जो टेबल्स हैं उनकी संख्या आधी कर दो। कस्टमर्स को पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। टेबल्स रीअरेंज करते वक्त इस बात का ध्यान रखना। किम पसीने में भीगते हुए बोलता है, सर मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। तभी एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। किम गिरते गिरते संभलता है। हमें पता चलता है जुन ने थप्पड़ मारा था। जुन गुस्से में चिल्लाता है, क्या तू बहरा है? बोला ना टेबल्स रीअरेंज कर। ली और सर्वेंट्स बस देखते रहते हैं। जुन किम को बुरी तरह मारते हुए बोलता है, और मैंने तुझे बोला था अपनी चाल ठीक कर, कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? इसीलिए तू हमेशा छोटे मोटे कामों में अटका रहता है, तू मरूण। जुन लात मारता है। किम जमीन पर गिर जाता है। जुन थक कर बोलता है, एक भी काम ढंग से नहीं होता तुझसे। अरे वो म्यूजिक बंद हुआ या नहीं? किम के मुंह से थोड़ा खून बह रहा होता है। ली ये सब देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा अचानक ये सब क्यों हो रहा है। जुन अपने कपड़े साफ करता हुआ हंसने लगता है। ये कमीने सिर्फ बात समझते ही नहीं, एक अच्छी पिटाई के बाद भी कुछ दिन में फिर वही डिपशिट्स बन जाते हैं। जुन सिगरेट जला लेता है। ली बिल्कुल शांत खड़ा होता है। उसकी आंखें ठंडी होती हैं। जुन जानबूझकर सिगरेट का धुआं ली के मुंह पर फूंक देता है, और वहीं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। अगले ही पल ली एक जोरदार थप्पड़ मारता है। जुन के मुंह से सिगरेट गिर जाती है। जुन गुस्से में चिल्लाता है, व्हाट? ली बोलता है, आवाज ठंडी पर भारी, फिक्सिंग की जरूरत तुझे है, तू कमीना। ली दोबारा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लेता है। फिर हमें चेयर उड़ते हुए दिखाई जाती है। अगला ही पल ली अपने हाथ से अटैक ब्लॉक करता है। 1 सेकंड भी नहीं लगता और वो चेयर को दूर फेंक देता है। ली अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है, तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी ली पर रॉड से अटैक करने आ रहा होता है। और सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे अटैकर्स ली पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। एक अटैकर ने सीधा रॉड से ली पर वार कर ही दिया था, पर अगले ही सेकंड हमें दिखाया जाता है कि ली ने रॉड का अटैक एक हाथ से पकड़ लिया होता है और दूसरे हाथ से फिस्ट रेडी कर लेता है। अगले ही सेकंड ली काउंटर अटैक करता है, सीधा आगे बढ़कर उस अटैकर के मुंह पर जोर का पंच मारता है और वो लड़खड़ाकर पीछे हटने लगता है। अगले ही पल एक और आदमी आता है अटैक करने और ली उसको डॉज करता है। अटैकर को समझ ही नहीं आता कि उसका अटैक ली ने कैसे डॉज कर लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है कि उसने ली पर अटैक कर दिया। अगले ही सेकंड ली उसको ऐसा पंच मारता है कि वो नीचे गिरता है और दुनिया छोड़ देता है। अगले पल 3 आदमी डंडी से अटैक करने आते हैं, और यहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। ली अपने हाथ से अटैक ब्लॉक करता है और ऐसा पंच आता है कि उसका चेहरा ही बिगड़ जाता है। जून ली को देखकर डर रहा होता है, उसकी फटकर 4 हो जाती है। अगले ही पल हमें ली की रूथलेस साइड दिखाई जाती है, जब बहुत सारे लोग एक साथ अटैक करते हैं। फिर हमें एक आदमी चिल्लाता हुआ दिखाई देता है, यू इडियट, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने ऐसा मॉन्स्टर भेज दिया है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है। नाम किम चुनसक, एज 40 साल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोंगसैंग इंक। फॉरगेट इट, रहने दे, भूल जा, मैं अब यहीं आ गया हूं, तो मैं फोन काट रहा हूं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड ने डोर ब्लॉक कर रखा होता है। किम थका हुआ बोलता है, ओए क्या कर रहा है, जल्दी दरवाजा खोल। बॉडीगार्ड हल्का सा पीछे देखता है और किम गुस्से में बोलता है, क्या बकवास है, दरवाजा खोल छेओन हेबॉम, यू सन ऑफ अ बिच। बॉडीगार्ड कुछ नहीं बोलता। किम फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और बोलता है, लगता है दीवार से बात कर रहा हूं। बॉडीगार्ड उसे इग्नोर करता रहता है और सीधा आगे देखता रहता है। किम चीखता है, रास्ते से हट जाओ बास्टर्ड्स। बॉडीगार्ड हल्का सा पीछे देखता है। किम फायर एक्सटिंग्विशर फेंक देता है और बोलता है, अगर अपनी खोपड़ी सलामत रखनी है तो। अगले ही पल शीशे टूट जाते हैं और सब कुछ धड़ाधड़ नीचे गिरने लगता है। किम गुस्से और थकान के साथ बोलता है, क्या जरूरत थी मुझे ये सब करवाने की? अगली बार बस दरवाजा खोल देना। ये क्या बकवास है? क्या सब कुछ पहले ही बिगड़ चुका है? यहीं पर क्लियर होता है कि ली का नाम ही गीजॉक है। किम थोड़ा टोन हल्का करते हुए बोलता है, ओए गीजॉक, बता तो देता कि आ रहा है। ली अपने मन में सोचता है, ये बंदा कहीं ना कहीं चुनजॉक टाइप का ही लग रहा है। किम आसपास खड़े लोगों को देखकर गुस्से में बोलता है, ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग इस कमीने को क्यों पकड़ रखे हो? ली सीधी आवाज में बोलता है, ओए सुन, बाहर वेट करो, मैं भी खत्म नहीं हुआ हूं। अगले ही पल किम ली के कंधे पर हाथ रख देता है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। किम बोलता है, तू काफी कर चुका है, मुझे लगता है लड़कों को मैसेज मिल गया होगा। ली गुस्से में भड़क उठता है, ओए
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंधे पर हाथ रखने की? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तेरा हाथ जख्मी होने में। किम की फट जाती है। वो तुरंत बोलता है, शांत हो जा गीजॉक, लड़कों के सामने मेरी इज्जत बचाने में मदद कर। ली बिल्कुल ठंडे तरीके से बोलता है, तेरी इज्जत खुद ही बचा ले। किम डरते हुए कहता है, बस रहने दे अब, गीजुन थोड़ी देर में यहां आने वाला है। ली चौंक कर बोलता है, क्या? किम बोलता है, तुझे पता नहीं, तू अपने भाई से बात नहीं करता क्या? गीजुन इस दुकान का सप्लायर है। ये सुनते ही ली शॉक में चला जाता है। किम बात संभालते हुए बोलता है, अगर यहीं रुकना है तो क्यों ना हम तीनों बैठकर चाय पिएं? वैसे क्या ये पहली बार है जब हम साथ चाय पी रहे हैं? ली कुछ नहीं बोलता, बस शांत रहकर सुनता रहता है। थोड़ी देर बाद ली बोलता है, कल से मैं सारे बदलाव लागू करना शुरू कर दूंगा जो मैंने बताए थे। 1 हफ्ते के अंदर पूरी जगह बदल दी जाएगी। जून घबरा कर बोलता है, ऐसा क्यों कर रहा है? मत कर, बंद कर। ली बिना रुके बोलता है, अगले 3 हफ्तों तक स्टाफ को सफाई और सर्विंग के तरीके की प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। ली अपनी घड़ी उतारते हुए बोलता है, ट्रेनिंग हान्नाम डोंग में हमारे एस्टैब्लिशमेंट पर होगी। एक पल के लिए हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। ली आगे बढ़कर शांत ठंडी आवाज में बोलता है, अगला हफ्ता से तुम सब वहां रिपोर्ट करोगे। अब से ये दुकान 1 महीने के लिए बंद रहेगी। जून का गुस्सा फट पड़ता है। वो लगभग चीखता हुआ बोलता है, क्या बकवास कर रहे तू? तुझे पता भी है यहां का किराया कितना महंगा है? गई चुनशिक, क्या तू बस इन हरामियों को जाने देगा? किम तुरंत बीच में घुस जाता है, बॉस आज के लिए बस करो, मामला और बिगड़ने से पहले यहीं रोक देते हैं। ली अपनी नजर किम पर टिकाता है। उसकी आंखों में ठंडक है, पर उस ठंडक के नीचे आग छुपी हुई है। वो सिर्फ एक लफ्ज बोलता है, चुनशिक। फिर बिना पीछे देखे ली चल पड़ता है। जाते जाते वो धीमी आवाज में कहता है, जहां तक मेरे भाई का सवाल है, मैं यहां कभी आया ही नहीं था। सीन चेंज होता है। एक अंधेरा सा स्टोर रूम दिखाया जाता है। एक आदमी हरा रंग के गैस के क्रेट्स उठाकर ला रहा होता है। उसके कदम भारी हैं पर चेहरा बिल्कुल थका हुआ। वो क्रेट्स ट्रॉली में रखता है। मेटल के टकराने की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। फिर एक और फिगर सामने आता है, सर पर कैप, चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ। वो बिना किसी को देखे ट्रॉली को अंदर की तरफ ढकेलने लगता है। यहीं पे हम समझ जाते हैं, ये कहानी का मेन कैरेक्टर है। उसका नाम है गिजुन। दूसरी तरफ ली गाड़ी में बैठा होता है। शहर की लाइट्स शीशे पर फिसल रही होती हैं। ड्राइवर धीरे से बोलता है, लगता है सर, वो बस लड़ाई से बचने के लिए झूठ नहीं बोल रहा था। ली कोई जवाब नहीं देता। उसकी नज़र सड़क पर जमी होती है। ड्राइवर फिर कहता है, यहां के मामले मैं संभाल लूंगा सर। ली थोड़ा रुककर बोलता है, छोड़ दे, मैं तुम्हें ऐसी जगह अकेला नहीं छोड़ सकता। ड्राइवर हल्का सा हैरान होता है, सर, जब यहां का काम निपट जाए, क्या आपको लगता है? ली कुछ कहने ही वाला होता है, फिर चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, गाड़ी चलाओ। वापस स्टोर रूम में गिजुन ट्रॉली को आगे ले जा रहा होता है। तभी कुछ टूटने की जोर से आवाज आती है, क्रैश। सारे वर्कर्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। एक आदमी आगे आकर चिल्लाता है, ओए, अंधा है क्या? तू है कौन और यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? गिजुन चुपचाप ट्रॉली को आगे बढ़ाता रहता है। वो आदमी बोलता ही जाता है, दिखाई नहीं देता साफ सफाई चल रही है, खड़ा क्या है, उठा इसे। गिजुन धीरे से वाइपर उठाता है। वो आदमी भड़क उठता है, अबे कुत्ते के बच्चे, तू कर क्या रहा है? यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वाइपर से पानी छिड़क जाता है। वो चीख पड़ता है, ओए, तुम लोगों ने देखा इस हरामी की आंखें? सोचा टोपी पहन के छुपा लेगा। वो गिजुन की कैप झटके से हटा देता है। साले, तेरा प्रॉब्लम क्या है? गिजुन उससे देखता है, सीधा, गहरी नजर से, मर्डर आइज, जैसे सालों का गुस्सा, दर्द और यादें एक साथ उठ खड़ी हुई हों। वो आदमी घबरा के बोलता है, ऐसे क्या घूर रहा है? कुछ कहना है क्या, पंख? गिजुन ट्रॉली पर जोर से हाथ रखता है। अभी भी कुछ नहीं बोलता। वो अपना गुस्सा पी जाता है। उसका पास्ट उसके दिमाग में घूम जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है, ये सब क्या हो रहा है यहां? किम वहां आ चुका होता है। वो आदमी तुरंत बोलता है, सर, ये बंदा हमें ऐसे घूर रहा था जैसे दुश्मनी हो। वो आदमी गुस्से में आगे बढ़ता है और सीधा क्रेट को लात मार देता है। क्रेट जमीन पर गिरकर जोर से बचता है। वो आदमी चिल्लाता है, छोड़ ये सब बकवास। किम तुरंत घूमकर बोलता है, ये सब तुमने किया है ना? वो आदमी हंसी में बोलता है, मुझे पता है तुझे इस लूजर पर तरस आ रहा है, पर तुझे किसी और को हायर करना चाहिए। ऐसे हरामी खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगते हैं।
किम का चेहरा सख्त हो जाता है। वो जोर से बोलता है, ओए, यहाँ साफ करो और जल्दी। एक आदमी गुस्से में बोलता है, सर, आप मुझसे बात कर रहे हो? किम सीधा उसकी तरफ देखता है। हाँ, तुझसे ही बात कर रहा हूँ, चल जल्दी सब साफ कर। वो आदमी थोड़ा रुक कर बोलता है, सर, इस तरह बात करना जरूरी है क्या? लड़के देख रहे हैं। किम धीरे से मुस्कुराता है, फिर एकदम गुस्से में बोलता है, इसीलिए तो कह रहा हूं, साफ करिए सब, वरना सबके सामने लात मार के निकाल दूंगा। हॉल में खामोशी छा जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जून अपने ऑफिस में बैठा होता है। सिगरेट जल रही होती है, धुआं हवा में घूम रहा होता है। गुस्से में बोलता है, वो साले कमीने, ली। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। एक आदमी डरते हुए बोलता है, बॉस, जून। जून गुस्से से चीखता है, तू पागल है क्या? मैंने बोला था डिस्टर्ब मत करना, क्या मैं अटका हुआ था बोलते वक्त? वो आदमी कांपते हुए बोलता है, सॉरी सर, पर एक कॉल आई है। जून रुकता है। कॉल? किसकी? पहले क्यों नहीं बोला? वो आदमी डर के मारे चुप रहता है। जून उठकर सीधा पंच मार देता है, बोलना नहीं आता क्या बेवकूफ? फिर लात मारता हुआ बोलता है, कॉल कॉल, बेवकूफ कहीं का। वो आदमी गिरते हुए बोलता है, सॉरी बॉस, पर शायद आपको ये कॉल लेना चाहिए। जून फोन देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये साला क्या चाहता है अब? वापस हॉल में किम गिजुन के पास खड़ा होता है। उसकी आवाज़ थोड़ी नर्म होती है, आज तो लकी था मैं यहां था। गिजुन चुप रहता है। किम बोलता रहता है, आजकल के लड़के वैसे दम नहीं रखते जैसे हम रखते थे, पर मौका मिलते ही लड़ाई पे कूद पड़ते हैं, खुद को हीरो समझते हैं। गिजुन बोतल का ढक्कन खोलता है और आराम से जूस पीने लगता है। किम बोलता जाता है, तू मुझे सुन भी रहा है या नहीं? अगर मैं नहीं आता तो क्या लगता है वो तुझे जाने देते? गिजुन बोतल बंद करते हुए बोलता है, ऐसा है तो फिर तुम ही उन्हें समझा दो चुनशिक। किम सांस छोड़ता है, उन जैसे गुंडों से बात नहीं होती। सुन, मैं तुझे किसी और जगह का जुगाड़ कर देता हूं, बस यहां वापस मत आना। गिजुन धीरे से बोलता है, पर चुनशिक, ये जगह। किम बीच में बोल देता है, किसको फर्क पड़ता है, सब पुरानी बातें हैं, इस हालत में तू उनसे लड़ेगा क्या? गिजुन कुछ नहीं बोलता। किम धीरे से कहता है, मैं बस तेरा भला चाह रहा हूं। गिजुन सिर हिला देता है, समझ गया, मैं वही करूंगा जो तुम कह रहे हो। ऑफिस में जून कॉल पर बोलता है, ठीक है, हाँ समझ गया। फोन रखकर गंदी सी मुस्कान देता है, कभी मिलना? नहीं, सोच रहा हूं साथ लंच कर लें, एक जबरदस्त शेफ काम करता है हमारे यहां। फिर बोलता है, हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। फोन रखते ही गुस्से में बोलता है, साला मुझे ही बेवकूफ समझता है क्या? अपना हाथ सर पर रखता है, इस हालत में तो मैं बाहर भी नहीं जा सकता। उसके दिमाग में ली का पंच फ्लैश होता है, बॉडीगार्ड गिरते हुए, ली का वो चेहरा जब उसकी खुद की फट गई थी। ली की आवाज गूंजती है, तुझे ही ठीक करने की जरूरत है हरामी। जून गुस्से में दांत पीसता है, साला उस गुंडे की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। कैमरा धीरे धीरे फेड होता है। तूफान बस शुरू हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गिजुन क्रेट्स को गाड़ी में रख रहा होता है। वो एक क्रेट को लास्ट बार एडजस्ट करता है, फिर गाड़ी का डोर खोलता है, सीट पर बैठता है, इंजन ऑन करता है और बिना पीछे देखे वहां से निकल जाता है। रोड शांत होती है, गाड़ी आगे बढ़ रही होती है। तभी गिजुन का फोन रिंग करता है। स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, गिसॉक। गिजुन कॉल पिक करता है। कैसा है गिसॉक? दूसरी तरफ से आवाज आती है, अब हम ली को गिसॉक ही कहेंगे। गिसॉक बोलता है, इट्स लेट, क्या बात है? गिजुन हल्का सा मुस्कुराता है, मैं तो हमेशा जैसा ही हूं। गिसॉक थोड़ा रुक कर बोलता है, पक्की बात है ना, सब कुछ ठीक है? गिजुन बोलता है, इतना टेंशन मत ले यार, सब ठीक है, सीरियसली मैं फाइन हूं। सीन कट होता है। अब हमें गिसॉक दिखाया जाता है, कॉल पर बात करते हुए, थका हुआ, शांत। गिसॉक बोलता है, मैं सोच रहा हूं ये जगह छोड़ दूं। फोन के उस साइड से गिजुन हंसी में बोलता है, अरे छोड़ना, वो तो बहुत पहले की बात थी। अब ये जगह एक प्रॉपर कॉरपोरेशन है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बस मुझे 2 महीने दे दे गिजुन। गिसॉक चुपचाप सुनता रहता है। फिर गिसॉक बोलता है, बस एक काम और निपटाना है, सेवरेंस पे और अपनी सेविंग से एक छोटी सी जगह ढूंढ ली है, वहां एक काफी डिसेंट बार सेट हो जाएगा। वो थोड़ा सा रुकता है, फिर बोलता है, रेस्टोरेंट में कभी आना, मैं जब तक क्विट नहीं करता तुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। गिसॉक बोलता है, चल बाय। कॉल कट हो जाता है। गिसॉक एक सिप ड्रिंक पीता है, उसकी आंखों में थोड़ी सी थकान, थोड़ा सा सुकून। तभी दरवाजे पर नॉक होने की आवाज आती है। हमें पता चलता है कि वो गिसॉक का सर्वेंट है। वो बोलता है, बंद करने का टाइम हो गया है सर। गिसॉक बोलता है, आज रात सब रैप कर दो डायरेक्टर च्योन। च्योन चुप हो जाता है,
फिर च्योन बोलता है, तो क्या आप ये जगह छोड़ रहे हो सर? गिसॉक कुछ नहीं बोलता। च्योन याद करते हुए बोलता है, मुझे याद है आप कह रहे थे कंपनी सेटल हो जाए और डेट क्लियर हो जाए तो रिटायर कर लोगे। च्योंगदाम की बात कर रहे थे, है ना? गिसॉक चुपचाप ड्रिंक पीता रहता है। च्योन फिर बोलता है, च्योंगदाम का मैटर कैसे रैप अप करोगे सर? गिसॉक अभी भी कुछ नहीं बोलता। च्योन थोड़ा रुकता है, फिर बोलता है, सर। फाइनली गिसॉक बोलता है, अब जब मैंने उस बात का सामना कर लिया है तो लगता है वो सब पास्ट में ही रह गया। च्योन थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, मुझे आपके साथ चलने दो। गिसॉक तुरंत बोलता है, मैं कंपनी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। च्योन बोलता है, पर अगर आप नहीं होते तो मैं। बीच में गिसॉक बोलता है, धीरे धीरे चलेंगे। पहले एक रिप्लेसमेंट ट्रेन करो जो जगह संभाल सके, उसके बाद तुम भी जा सकते हो। हर चीज अपने टाइम पर होती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें रेस्टोरेंट बाहर से दिखाया जाता है। लाइट्स धीरे धीरे डिम हो रही होती हैं। फिर अंदर का सीन, गिसॉक कुछ चीजें उठा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गिसॉक एक बोल में कैट फूड डाल रहा होता है। वो बोल उठाकर रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है। आगे जाकर बोल रखता है। बिल्ली खाना शुरू कर देती है। गिसॉक उसे देखते हुए बोलता है, देखो जरा तुम्हें, अब तुझे कौन खिलाएगा? उसकी आवाज हल्की हो जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। कैमरा उसके चेहरे पर रुक जाता है। रात और गहरी हो जाती है। फिर गिसॉक बोलता है, क्या मुझे ये ड्यूटी भी किसी और को ट्रांसफर करनी पड़ेगी? लाइट्स ऑन होती हैं। गिसॉक धीमी आवाज में बोलता है, जल्द ही मैं यहां नहीं रहने वाला। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। गिसॉक फिर बोलता है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मैं समझता हूं, सालों से ये जगह तुम्हारा साथ रही है। कहीं और कैसे जी पाओगे? मुझे तुम्हारी चिंता होती है। लाइट्स फिर से ऑन होती हैं। गिसॉक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, सोचता हूं क्या मैं वहां बाहर सरवाइव कर पाऊंगा। तभी पीछे से हमें एक असासिन दिखाई देता है, हाथ में चाकू, और बिना एक सेकंड गवाए सीधा अटैक। अगला ही पल खून हवा में उड़ता है। असासिन गुस्से में बोलता है, साला बच गया। हमें दिखाया जाता है गिसॉक ने अपने हाथ से चाकू रोक लिया होता है। वो स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि नंगे हाथ से ब्लेड को ब्लॉक कर रहा था। गिसॉक गुस्से और कंफ्यूजन में बोलता है, ओए ये क्या हो रहा है? तू मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है? फिर हमें दिखाया जाता है गिसॉक धीरे धीरे अपना एक हाथ मूव करता है, अपनी उंगलियों से असैसिन की उंगलियों को हटाने की कोशिश करता है, जिससे वो चाकू पकड़े हुए होता है। अगले ही सेकंड गिसॉक फाइनली उसके हाथ से चाकू छीन लेता है। असैसिन शॉक में रह जाता है, ये कैसे हो गया? और यहीं वो अपनी सबसे बड़ी गलती कर देता है। उसने गिसॉक को 1 सेकंड दे दिया। गिसॉक सीधा एक लात उसके पेट में मारता है। असैसिन उड़ता हुआ पीछे जाता है और जोर से नीचे गिर जाता है। गिसॉक बोलता है, तूने सही जगह मारा, मेरा हाथ इंजर्ड हो गया। अब बता, तुझे किसने भेजा? सच बोल दे, तुझे छोड़ दूंगा। क्या वो जुन है? असैसिन धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। गिसॉक बोलता है, दोबारा सोच ले, मुझे लगता है तेरे जैसे छोटे लोगों को ये सब पता भी नहीं होता। असैसिन गुस्से में चिल्लाता है, साले चुप कर, कमीने, चुपचाप मर जा। गिसॉक ठंडी आवाज में बोलता है, मरेगा तू। तेरी इतनी हिम्मत मुझ पर अटैक करने की? और सीधा एक पंच असैसिन के मुंह पर। ऐसा पंच कि वो खड़े खड़े तारे देखने लगता है और उसका मास्क भी उतर जाता है। गिसॉक रुकता नहीं, फिर अटैक करते हुए बोलता है, बता तुझे कितने पैसे ऑफर किए गए थे? अगला ही पल एक जोर का थप्पड़, असैसिन का सर साइड में घूम जाता है। गिसॉक फिर बोलता है, 100 मिलियन वॉन दिए, इसलिए। असैसिन फिर से पीछे की तरफ उड़ता है। गिसॉक आगे बढ़ता है, या फिर ज्यादा थे? गिसॉक असैसिन के बाल पकड़ लेता है और बोलता है, क्या 1 बिलियन था? बोल, चिल्ला क्यों नहीं रहा? फिर थोड़ा रुक कर बोलता है, तू तो अभी बच्चा है, स्कूल जाने की उम्र में ये सब कर रहा है। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो ऐसे ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ये सब कुछ भी तेरी जिंदगी नहीं बदलेगा, मैं गारंटी देता हूं। असैसिन गुस्से में बोलता है, अपना हाथ हटा कमीने मेरे बालों से। लाइट्स ऑन ऑफ होती रहती हैं। गिसॉक ठंडी आवाज में बोलता है, चल आज तुझे छोड़ देता हूं, बच्चे जा पढ़ाई कर। असैसिन बोलता है, हट जाऊंगा, पर तुझे मार के ही। गिसॉक बोलता है, अबे छोटे कुत्ते, जा पढ़ाई कर। फिर थोड़ा आगे झुककर बोलता है, आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। अगर दोबारा मुझ पर हाथ उठाना हो तो अगली बार अपनी पूरी क्लास लेकर आना, समझा? लाइट्स बंद होती हैं। हवा में सिर्फ सांस और खून की स्मेल रह जाती है।
गिसियोक अकेला खड़ा होता है और उसे पहली बार एहसास होता है कुछ बुरा आने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है वो बच्चा हंस रहा होता है। उसकी हंसी हल्की नहीं, वो मजाक उड़ा रहा होता है। अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं। अगला ही पल लाइट्स फिर से ऑन हो जाती हैं। बच्चा आगे बढ़कर बोलता है, क्या तुझे सच में लगा? और तभी हमें दिखाया जाता है कि गिसियोक के पीछे बहुत सारे लोग एक साथ अटैक करने आ चुके होते हैं। बच्चा ठंडी आवाज में बोलता है, इजी रहना बस। सीन स्विफ्ट होता है। अब हमें बिल्डिंग का वाइड शॉट दिखाया जाता है। फिर अगला सीन, गिजुन वहां से बाहर निकल रहा होता है। वो उबासी लेता है, गाड़ी का डोर खोलता है, की डालता है, इंजन स्टार्ट करता है और गाड़ी चला देता है। गाड़ी चलाते हुए उसकी नज़र फोन पर पड़ती है। हमें फोन स्क्रीन दिखाई जाती है, 13 मिस्ड कॉल्स। गिजुन थोड़ा रुककर सोचता है, ये किसकी हो सकती हैं? वो कॉल बैक करता है और बोलता है, हेलो, मैं एक मिस्ड कॉल रिटर्न कर रहा हूं, मैं जान सकता हूं कौन बोल रहा है? अगला ही पल गिजुन चुप हो जाता है। उसका चेहरा शॉक में जम जाता है। फिर वो बोलता है, हाँ, वो मेरा छोटा भाई है। हाँ, मैं आ रहा हूं। कॉल कट जाती है और यहीं से हमें सिर्फ इतना समझ आ जाता है, गिसियोक के साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है। हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। एक डोर खुलता है। डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है, माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर फिर बोलता है, ये प्रोसीजर का हिस्सा है। गिजुन बोलता है, क्या मैं अब जा सकता हूं? डॉक्टर बोलता है, हाँ, कृपया मेरे साथ आइए। दोनों चल पड़ते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े लोग उन दोनों को देखते रहते हैं। एक आदमी धीरे से बोलता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? मुझे लगा वो विक्टिम का फैमिली मेंबर होगा। दूसरा बोलता है, हाँ, मैंने कभी किसी को इतना शांत नहीं देखा। तीसरा बोलता है, शायद वो इतना ट्रॉमेटाइज्ड है, पर क्या तुम्हें वो ट्रॉमेटाइज्ड लगता है? एक और आदमी बोलता है, मुझे कसम से लगता है मैंने उस आदमी को पहले कहीं देखा है। फिर हमें पोस्टमार्टम रूम का डोर दिखाया जाता है। डॉक्टर बोलना शुरू करता है। जो आरोपी है उसके मुताबिक सीन अंदर शिफ्ट होता है। डॉक्टर बोलता रहता है, विक्टिम अपने रेस्टोरेंट के सामने सिगरेट पी रहा था। उसी दौरान दोनों के बीच झगड़ा हो गया। फिर हमें गिसियोक की हालत दिखाई जाती है। डॉक्टर बोलता रहता है, आरोपी का कहना है कि ये सब एक एक्सीडेंट था जो डिप्रेशन और मेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से हुआ। पुलिस स्टेशन के अंदर एक अजीब सी खामोशी है। डॉक्टर बोलता है, जब आपने खुद बॉडी देखने की जिद की तब तक हमने उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं किया। मेरी पर्सनल असेसमेंट के मुताबिक परपेट्रेटर्स ने विक्टिम को मारने के बाद उसकी बॉडी को बुरी तरह से म्यूटिलेट किया। ये शायद एक क्राइम ऑफ पैशन था। गिजुन कुछ नहीं बोलता। वो बस आगे बढ़ता है और गिसियोक की बॉडी के कपड़े हटा देता है। डॉक्टर तुरंत बोलता है, रुको। गिजुन ठंडी आवाज में कहता है, ये मेरा भाई है। डॉक्टर थोड़ा घबराकर बोलता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर इसलिए रोक रहा होता है क्योंकि गिसियोक बहुत गंदी तरीके से मरा होता है। गिजुन की आवाज टूट जाती है, मेरा छोटा भाई, क्यों ऐसी हालत बना ली तूने? गिजुन धीरे से गिसियोक के माथे पर हाथ रखता है और सीन कट होता है। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग गिसियोक पर अटैक कर रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, तू कमीना है, मर जा। एक अटैक सीधा गिसियोक के सर पर लगता है। लोग फिर चिल्लाते हैं, मार दो इसे, मर जा कमीने। गिसियोक एक आदमी को सीधा मुंह में पंच मारता है, लेकिन बाकी सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं। उनमें से एक आदमी के पास चाकू होता है। वो ऊपर से चाकू से अटैक करने आता है। सीन अचानक प्रेजेंट में आ जाता है। अभी भी गिजुन का हाथ गिसियोक के सर पर होता है। फिर से फ्लैशबैक। हमें दिखाया जाता है कि चाकू का स्लैश गिसियोक को लग चुका होता है। गिसियोक बच जाता है, लेकिन उसके माथे पर गहरा कट लग जाता है। गिसियोक गुस्से में अटैक करता है और एक को मुंह पर पंच मार देता है। अगला ही सेकंड एक और आदमी चाकू से गिसियोक के कंधे पर वार करता है और चिल्लाता है, मर जा तू साले। सीन वापस प्रेजेंट में। गिजुन गिसियोक के कंधे को छू रहा होता है। फिर से फ्लैशबैक। गिसियोक उस अटैकर का कॉलर पकड़ लेता है और अपना सर सीधा उसके सर पर दे मारता है। वो अटैकर घुटनों के बल गिर जाता है।
गिस्योक पंच के लिए हाथ रेडी करता है और बोलता है, तुम लोगों में काफी हिम्मत है। हमें दिखाया जाता है अटैकर का सर घूम चुका होता है और उसके पीछे बहुत सारे और अटैकर आ रहे होते हैं। गिस्योक उसके मुंह में पंच मारता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि गिस्योक ने सबको हरा दिया होता है। वो कहता है, तो तुम लोग ऐसे खेलना चाहते हो? फिर और भी लोग आते हैं, हाथ में वेपन्स के साथ। एक बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है बुद्धे। वही आदमी पीछे हटकर बोलता है, सब एक साथ इस पर चढ़ जाओ। लेकिन बाकी सब गिस्योक को देखकर डर चुके होते हैं। वही आदमी चिल्लाता रहता है, किस चीज का वेट कर रहे हो? एक दूसरा आदमी कांपते हुए बोलता है, तू समझता क्या है खुद को? पहला आदमी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। ओए साले, तूने ऐसा क्यों बोला? दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। गिस्योक उनकी हरकतें चुपचाप देखता है। उसके शरीर से खून बह रहा होता है। लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरे में दोनों की आवाज आती है, तू पहले जा। क्या बहरा है? बाहर से रेस्टोरेंट का शॉट दिखाया जाता है। अंदर से आवाज, मैंने कब कहा तू पहले जा? मैंने कहा था सब एक साथ अटैक करो, कुत्तों। गिस्योक बोर हो जाता है और बोलता है, तुम लोग क्यों कर रहे हो ये सब? सब एक साथ आओ। मैंने कहा था तुम्हें छोड़ रहा हूं। सब बच्चे डर चुके होते हैं। उन्हें समझ आ चुका होता है गिस्योक किस तरह का मॉन्स्टर है। गिस्योक बोलता है, तुम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं, फिर शुरू ही क्यों किया? लाइट्स ऑन होती हैं। गिस्योक बोलना शुरू करता है। दोबारा कभी अचानक वो चुप हो जाता है। उसे कुछ महसूस होता है। हमें पता चलता है एक बच्चे ने पीछे से चाकू गिस्योक के पेट में घुसा दिया होता है। बच्चा बोलता है, अब मर जा साले। वो गंदी सी हंसी हंसता है। तू बहुत ज्यादा बोलता है। सीन वापस प्रेजेंट में। डॉक्टर बोलता है, एक्सक्यूज मी, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप बॉडी के साथ छेड़छाड़ करते रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है। गिजुन लास्ट बार गिस्योक के जख्मों को देखता है। वो बोलता है, हो गया, मैं तुरंत फ्यूनरल की तैयारी करूंगा। डॉक्टर हैरान होकर बोलता है, क्या आप फोरेंसिक रिपोर्ट का वेट नहीं करना चाहते? गिजुन कुछ नहीं बोलता और आगे बढ़ने लगता है। डॉक्टर कहता है, कल्प्रिट्स पकड़ लिए गए हैं, उनका कन्फेशन भी मिल चुका है। गिजुन बोलता है, फ्यूनरल के बाद कल सुबह सबसे पहले इसका क्रिमेशन होगा। डॉक्टर बोलता है, लेकिन फिर भी। गिजुन कहता है, और एशेज तुरंत इंटर करवा दी जाएंगी। डॉक्टर बोलता है, सर आप समझ नहीं रहे। गिजुन बोलता है, जब फ्यूनरल पार्लर बुक हो जाएगा मैं वापस आऊंगा। डॉक्टर कुछ नहीं बोलता, बस देखता रह जाता है। गिजुन के जाने के बाद डॉक्टर धीरे से कहता है, यार मैं तो हैरान रह गया। फाइनल फ्लैशबैक। रेस्टोरेंट का सीन। अंदर से आवाज आती है, क्या काम हो गया? खत्म हो गया? 3 बच्चे कांप रहे होते हैं। गिस्योक में उनके हाथ तोड़ रखे होते हैं। एक बोलता है, वो मर गया ना? हमें दिखाया जाता है गिस्योक दीवार के सहारे खड़ा होता है। उसकी पूरी बॉडी खून से भरी होती है। एक बोलता है, शिट, ये अभी जिंदा है। दूसरा बोलता है, बेवकूफ, तुझे ये जिंदा लगता है? गिस्योक धीमी आवाज में कहता है, मैं मर नहीं सकता, मुझे अभी जीना है। गिजुन का नाम लिया जाता है, लेकिन गिस्योक बोल नहीं पाता। और यहीं एक और लेजेंड की मौत हो जाती है।